हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है डिसऑर्डर ऑफ मोटार एक्टिविटी। जैसा कि आपको पता है कि हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिस टॉपिक में चल रहे थे वो था कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ मेंटल इलनेस। तो इस टॉपिक में हमने देखा कि जो कॉमन साइन एंड सिम्टम होते हैं मेंटल इलनेस के, उनमें कौन कौन से एस्पेक्ट पे जो हमने जो है उसके डिसऑर्डर देखे थे। हमने देखा था ये माइंड के जो फंक्शंस होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, इसमें अल्टर्ड हो जाते हैं। तो इससे पहले हमने देखा जो डिस्टर्बेंस होता है कॉन्शियसनेस में, परसेप्शन में, थिंकिंग डिसऑर्डर जो हमने देखे। लास्ट जो हमने देखा था वो डिसऑर्डर ऑफ इमोशंस देखे। तो उस तरह से आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिसऑर्डर ऑफ मोटार एक्टिविटी। अब स्टूडेंट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी हमने ये देखा, हमने पढ़ा था हमने देखा था मेंटल इलनेस की डेफिनेशन देखी थी। मेंटल इलनेस को हमने क्या कहा था, हम इसको ये भी कह सकते हैं अल्टर्ड मेंटल फंक्शंस। जब किसी इंडिविजुअल को मेंटल इलनेस होगी तो जो उसके मेंटल या माइंड के फंक्शंस हैं वो सब क्या हो जाएंगे, या तो अल्टर्ड हो जाएंगे या क्या हो जाएंगे, अब नॉर्मल हो जाएंगे। ये बात हमने पढ़ी थी। इसलिए हमने देखा कि जो मेंटल फंक्शंस होते हैं, जैसे इससे पहले हमने देख लिया क्या, कॉन्शियसनेस, परसेप्शन, अटेंशन, इमोशंस एंड लास्ट हमने देखा था थिंकिंग। तो जैसा कि हमने ये देखा कि जो मेंटल इलनेस होगी तो जो साइन एंड सिम्टम्स जो रिलेटेड होंगे वो जनरली क्या होंगे, इन चीज से होंगे। क्यों? क्योंकि मेंटल इलनेस में क्या होती है, जो मेंटल फंक्शंस हैं वो सब क्या हो जाते हैं, अल्टर्ड हो जाते हैं। तो जनरली हमने देखा था कि जो साइन एंड सिम्टम थे, वो डिसऑर्डर जो थे वो किन चीज से रिलेटेड थे, इनसे। ये सब क्या है, जो है माइंड के क्या है, फंक्शंस। इसके अलावा अगर हम माइंड के फंक्शन देखें तो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है माइंड का, वो क्या होता है, बिहेवियर। वो क्या होता है, बिहेवियर। अब स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि बिहेवियर क्या होता है। बिहेवियर जनरली क्या होता है, पर्टिकुलर सिचुएशन में एक इंडिविजुअल किस तरह से एक्ट करता है या किस तरह से उस सिचुएशन को रेस्पॉन्ड करता है, वो चीज क्या कहलाती है, उसकी बिहेवियर। ठीक है। अब बिहेवियर को हम ये समझते हैं कि बिहेवियर जो होता है कि जनरली हम ये देखें कि ये जो है कंपोज होता है कितने, 3 चीजों से। पहला कोग्निशन, सेकंड कोनेशन एंड लास्ट अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, हमने लास्ट देखा था, अफेक्ट का मतलब क्या होता है, इमोशंस। तो अगर बिहेवियर जो है वो अबनॉर्मल होगा किसमें, मेंटल इलनेस में, तो कोग्निशन में, कोनेशन में, अफेक्ट में क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। अफेक्ट का मतलब हमने देखा इमोशन, जो कि हम डिसऑर्डर ऑफ इमोशंस जो है वो पढ़ चुके हैं। कोग्निशन का मतलब क्या होता है, थिंकिंग, जो कि डिसऑर्डर ऑफ थॉट जो है हम पढ़ चुके हैं। और कोनेशन का मतलब क्या होता है, एक्शन या एक्ट, या कि हम ये कहें कि मोटार एक्टिविटी। मेंटल इलनेस में बिहेवियर अफेक्ट होता है, जिससे क्या होता है, जो मोटार एक्टिविटीज है उनमें बहुत सी प्रकार के क्या जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं डिसऑर्डर ऑफ मोटार एक्टिविटी। ये स्टूडेंट आपको समझाने के लिए था भाई, जो मेंटल इलनेस है उसमें किस तरह से जो होता है मोटार एक्टिविटी में डिस्टर्बेंस आता है। एक तरीका ये है, एक तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं कि मेंटल इलनेस जो होती है वो अल्टरेशन का होता है किसमें, माइंड में। किसमें होता है, माइंड में। स्टूडेंट मैंने आपको एक चीज बताई थी कि माइंड एंड बॉडी ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कोरिलेट होते हैं। मैंने ये कहा था कि अगर माइंड में कोई अल्टरेशन होता है उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, बॉडी पे, और बॉडी में कोई अल्टरेशन होता है उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, माइंड में। अब आप खुद बताइए कि अगर माइंड में कोई अल्टरेशन है या कोई अबनॉर्मलिटी है, उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, बॉडी पे। यानी कि माइंड से जो इनिशिएट होने वाले मोटार फंक्शन, यानी कि जो हम मोटार फंक्शन करते हैं, जैसे हाथ घुमाना या कि जैसे फाइन मोटार मूवमेंट होते हैं, या जो अपने साइको मोटार मूवमेंट जिनको बोला जाता है, उनमें किसी का डिस्टर्बेंस होता है, तो वो इनिशिएट कहां से होंगे, माइंड से, और परफॉर्म किसके द्वारा किए जा रहे हैं, बॉडी के द्वारा। तो जाहिर सी बात है वो जो मोटार एक्ट हैं, क्या है, मोटार एक्ट्स, जो क्या हो जाएंगे, अबनॉर्मल हो जाएंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, डिसऑर्डर ऑफ मोटार एक्टिविटी या डिसऑर्डर ऑफ मोटार एक्ट। क्लियर स्टूडेंट। तो इस तरह से हमने ये देखा कि मेंटल इलनेस जो है
उसका अपने मोटार एक्टिविटी में किस तरह से फर्क पड़ता है या किस तरह से वो उसको अफेक्ट करती है। क्लियर स्टूडेंट? अब जो है हम ये देखने जा रहे हैं कि जो मोटार एक्टिविटी में डिस्टर्बेंस होता है तो वो कौन कौन सा होता है। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपना डिस्टर्बेंस ऑफ या डिस्टर्बेंस इन मोटार एक्टिविटी। हम ये समझ चुके हैं कि मोटार एक्टिविटी, जो मोटार एक्ट होते हैं वो क्या होते हैं और मेंटलनेस का जो है उन पे किस तरह से अफेक्ट पड़ता है। इसमें जो सबसे पहले जो हम टर्म पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? टिक्स। क्या है स्टूडेंट? टिक्स। देखिए, देखते हैं टिक्स। सबसे पहले देखें टिक्स क्या होते हैं। टिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्मॉल मूवमेंट होते हैं, या हम ये कहें कि छोटे छोटे स्मॉल रिपीटेटिव मूवमेंट होते हैं जिनमें स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ठीक है, जो टिक्स होते हैं, जैसे आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, नाम कितना सा है? छोटा सा, टिक्स। टिक या हम कहें तो टिक का मतलब ये एक छोटा सा शब्द है। इसमें आप ये देखेंगे कि जो रिपीटेटिव क्या होते हैं? स्मॉल मूवमेंट होते हैं, और उनमें स्मॉल जो ग्रुप ऑफ मसल्स हैं उन्हीं का क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हम ये कहेंगे कि टिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इर्रेगुलर और रिपीटेटिव। इर्रेगुलर होते हैं, इनका कोई रिदम, ये रिदमिक नहीं होते हैं। और कैसे होते हैं? रिपीटेटिव होते हैं, बार बार जो है इंडिविजुअल उन्हीं जो है एक्शन को क्या करता है? रिपीट करता है। मूवमेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं? ग्रुप ऑफ मसल्स। क्या है? ग्रुप ऑफ मसल्स जो को क्या करते हैं? इन्वॉल्व करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? टिक्स। समझने के लिए देखते हैं कि टिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन वॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट होते हैं, मतलब इनका जो है वॉलेंट्री कोई कंट्रोल नहीं होता, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। एक तरह से क्या होते हैं? इनवॉलेंट्री होते हैं, जिनका आप पे कोई कंट्रोल नहीं होता। वॉलेंट्री मूवमेंट वो होते हैं जिनको हम रोक सकते हैं। इनवॉलेंट्री मूवमेंट वो हो गए जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। इनवॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट होते हैं, मोटार एक्ट है। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी खास बात क्या होती है कि केवल मोटार एक्ट, केवल टिक्स के बारे में क्या बोला जाता है कि रिपीटेटिव मोटार एक्ट नहीं, रिपीटेटिव मोटार भी होते हैं और वोकल एक्ट भी होते हैं। अगर वोकल साउंड जो है उनको भी क्या होता है? रिपीटेशन होता है। तो वो चीज क्या कहलाती है? आपकी टिक। अगर हमसे से पूछा जाए कि टिक डिसऑर्डर क्या होता है, तो टिक डिसऑर्डर हम क्या बोलेंगे? स्मॉल इर्रेगुलर रिपीटेटिव मोटार एक्ट और वोकल साउंड। वोकल साउंड को भी हम ऐड करेंगे क्योंकि ये क्या होते हैं? इनके साथ में पाए जाते हैं। उनका वो अगर रिपीटेडली और सडनली यूज करता है तो कंडीशन क्या कहलाती है? आपकी टिक डिसऑर्डर। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये देखा कि जो टिक होते हैं इसमें क्या होता है? इरेगुलर रिपीटेटिव मूवमेंट होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ मसल्स को इन्वॉल्व करते हैं। किसको? ग्रुप ऑफ जो है मसल्स को इन्वॉल्व करते हैं। अब हम ये देखते हैं जो टिक्स होते हैं इनको और अच्छे तरह समझने के लिए हम जो है इसका क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। अगर स्मॉल टिक होंगे तो वो स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स को इन्वॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? अगर स्मॉल टिक होंगे तो वो स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स को क्या करेंगे? इन्वॉल्व करेंगे। जबकि अगर कॉम्प्लेक्स टिक पाए जा रहे हैं तो वो लार्ज मसल्स, लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स है उनको क्या करते हैं? इन्वॉल्व करते हैं। इसको और अच्छे से क्लियर से पढ़ने के लिए हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि टिक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है सिंपल टिक्स और दूसरा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स टिक। यहां हमने ये देखा कि जो टिक होते हैं वो क्या होते हैं? वोकल टिक भी होते हैं और क्या होते हैं? मोटार टिक जो है वो भी होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो वोकल टिक्स होते हैं, और वोकल टिक में भी कौन से? सिंपल टिक्स। तो हम ये कहेंगे टिक्स दैट इन्वॉल्व वेरी फ्यू मसल्स ग्रुप। ऐसे जो टिक होते हैं जो कि फ्यू मसल्स मतलब स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स को क्या करते हैं? इन्वॉल्व करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सिंपल टिक। अब देखिए कॉमन एग्जांपल देख लेते हैं कि जो वोकल टिक्स होते हैं उसके कॉमन एग्जांपल क्या होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है? ग्रंटिंग, फिर स्क्वेकिंग, लाफिंग, कफिंग, स्निफिंग और थॉट क्लियरिंग। जैसे मैं ग्रंटिंग, इस तरह से क्या होता है? ये बार बार। अब ये क्या हो रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो इस तरह से कर रहा है तो ये क्या है? ग्रंटिंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये मोटार एक्ट नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है? एक वोकल जो साउंड है उसका बार बार रिपीटेटिव एक्ट जो है वो यूज कर रहा है। तो हम उसको मोटार नहीं बोल के क्या बोलेंगे? वोकल टिक बोलेंगे। और वोकल टिक भी कौन सा जो है? सिंपल टिक जो होता है वो। नेक्स्ट स्पीकिंग, इसका मतलब ये होता है सडन जो है वो एक तीखी आवाज निकालना। जैसे एकदम से कोई एकदम से तेज आवाज में चीखता है तो उसका अपन क्या बोलते हैं? जैसा कि आपने बच्चों को देखा होगा, एकदम से जो है बिल्कुल एक साथ जो तेज आवाज करते हैं ऐसे ऐसे करके, तो ये क्या होता है? स्क्वीकिंग, मतलब सडन जो है वो तीखी आवाज में एकदम से तेज आवाज। लाफिंग का मतलब बार बार जो है वो क्या कर रहा है? हंस रहा है बिना किसी कारण के, रिपीटेटिव और इरेगुलरली वो क्या कर रहा है? लाफिंग कर रहा है। कफिंग कर रहा है, बार बार खांस रहा है बिना किसी कोई वजह के। ठीक है, बार बार फिर थोड़ी देर बाद में इस तरह से वो जो है वो क्या कर रहा है?
साउंड निकाल रहा है, कपिंग साउंड निकाल रहा है, या स्नीपिंग, वो बार बार इस तरह से जो है वो साउंड वो प्रोड्यूस कर रहा है, या थॉट क्लियरिंग, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे घर में कोई बड़े बूढ़े रहते हैं तो वो बहुओं के सामने जाने से पहले करते हैं ना ऐसे तो ये क्या होता है, थॉट क्लियरिंग। अब ये क्या है, जो थॉट क्लियरिंग साउंड है, ये क्या है, हम अगर बार बार यूज करते हैं तो वो किस में आएगा स्टूडेंट, वोकल टिक में आएगा, या हम इनको फोनिक टिक भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, फोनिक टिक। और ये किसके एग्जाम्पल हैं, सिंपल, याद रखना है स्टूडेंट, सिंपल वोकल टिक्स के एग्जाम्पल क्या हो गए, ये सब जो है वो सिंपल वोकल टिक्स के जो है वो एग्जाम्पल है। इसी का अगर जो हम ये कहें कि वोकल टिक्स में कॉम्प्लेक्स टिक्स कौन से होते हैं, अब ये टिक दैट इन्वॉल्व मल्टीपल मसल ग्रुप, मैंने कहा था कि सिंपल टिक होंगे तो स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स, और कॉम्प्लेक्स होंगे तो लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स, और या फिर मल्टीपल मसल्स, बहुत सारी मसल्स का क्या करेंगे वो यूज करेंगे। तो यहां पे देखते हैं कॉमन एग्जांपल कि इंडिविजुअल क्या करेगा, यूजिंग डिफरेंट टोन्स ऑफ वॉइस, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं ये मेरी नॉर्मल टोन है, और इसी को मैं अलग अलग टोन में मिला के बोलूं, कभी गला मोटा करके, कभी पतली आवाज में, इस तरह से, तो वो क्या होगा, और ऐसा इंडिविजुअल बार बार करे तो वो क्या किस में आएगा, कॉम्प्लेक्स, किस में आएगा, कॉम्प्लेक्स वोकल टिक में। या फिर रिपीटेटिंग अनदर वर्ड्स और फ्रेजेस, या है क्या करें, कोई सामने इंडिविजुअल है आपसे बात कर रहा है, उसने आपसे पूछा और क्या हाल है, तो आपकी तरफ से आपने क्या बोला, जवाब नहीं दे के आप उसी की बात का रिपीट करे हो, और क्या हाल है, अरे भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या हाल है, अरे भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या हाल है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो क्या कर रहे हैं, जो सामने वाला व्यक्ति है उसके ही शब्दों को क्या कर रहे हैं, अपन रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसा अगर होगा तो वो चीज क्या कहलाएगी, कॉम्प्लेक्स वोकल टिक। अब स्टूडेंट यहां पे ये ध्यान देंगे कि ये जो टर्म है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे कि अगर एक ऐसी कंडीशन जिसमें आप सामने वाले व्यक्ति के शब्दों को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, जैसा वो बोल रहा है वैसे के वैसे शब्दों को आप रिपीट करते हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है, इकोलेलिया। नोट करेंगे स्टूडेंट, क्या कहलाती है, इकोलेलिया। इकोलेलिया क्या हो गया कि रिपीटेटिंग अनदर पर्सन्स वर्ड, रिपीटेटिंग अनदर पर्सन्स वर्ड्स, दूसरों के शब्दों को रिपीट करना, वो चीज क्या कहलाती है, आपकी इकोलेलिया। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे आप अगर आपको पता होगा कि ऐसा किस में पाया जाता है, कि हम ये देखते हैं जनरली, आपने देखा होगा किसी पालतू तोते को देखा होगा, किसको, पालतू तोते को। तो हम ये देखते हैं कि जो तोता होता है वो क्या होता है, जैसा आप बोलते हो वैसे का वैसे ही शब्दों को क्या करता है, वो रिपीट करता है। ठीक है, बहुत से जो होते हैं उनको आप सिखा देते हैं, जो देखा होगा जो उनमें सिखा देते हैं कि और भाई कोई आए तो किस तरह से बोलना चाहिए, तो जैसा आप बोलते हैं वो वैसा ही क्या करता है, रिपीट करता है। बट किसको रिपीट करता है, वर्ड्स को रिपीट करता है। स्टूडेंट ध्यान देंगे कि अगर वर्ड, क्योंकि देखो यह ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि इको ले लिया, ले लिया, ले लिया, एल फॉर ले लिया, और एल फॉर लैंग्वेज, लैंग्वेज किससे बनती है, वर्ड से। तो हम ये भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं इसको याद रखने के लिए कि वर्ड्स को और फ्रेजेस को, दूसरों के व्यक्ति के द्वारा बोले गए वर्ड्स को और फ्रेजेस को रिपीट करना क्या कहलाता है, इको ले लिया। तो इको ले लिया, अब आपसे यहां पे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इको ले लिया जो है वो किसका एग्जांपल है, कॉम्प्लेक्स वोकल टिक का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, कॉम्प्लेक्स वोकल टिक का। नेक्स्ट हम ये कहते हैं स्वेयर वर्ड्स। स्वेयर वर्ड्स का मतलब, या स्वेरिंग जिसको बोला जाता है, ये क्या होता है कि भद्दे शब्दों का, या हम ये कहें कि गालियों का उपयोग करना। किसका, भद्दे शब्द या जो ऑफेंस वर्ड्स होते हैं या ऑफेंस वर्ड्स जो होते हैं उनका यूज करना, और वो चीज क्या कहलाती है आपकी, कॉर्पोलेलिया। क्या कहलाती है वो, कॉर्पोलेलिया। मतलब स्टूडेंट ये की पॉइंट बना के लिखते रहेंगे सब, रिपीटेशन ऑफ ऑप्शन वर्ड, या मैं ये बोलूं ऑफेंस वर्ड्स, मतलब एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया कि गालियां देना बार बार, या भद्दे शब्दों का, जो सोशली इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स होते हैं उनका रिपीटेटिव जो है वो यूज करना क्या कहलाता है, स्वेरिंग या कॉर्पोलेलिया। या हम ये देखते हैं कि मेकिंग एनिमल लाइक साउंड। अब जो इंडिविजुअल है वो कॉम्प्लेक्स वोकल टिक्स में ये भी हो सकता है कि वो आवाजें निकाले,
किस तरह से, तरह तरह के जानवरों की आवाजें वो निकाले और ऐसा वो क्या करे, बार बार रिपीटेशन करे, तो वो चीज क्या कहलाएगी आपकी कॉम्प्लेक्स वोकल टिक। तो देखो स्टूडेंट, हमने देखा टिक में, हमने देखा टिक में दो तरह से होते हैं, मोटार एक्ट भी होते हैं और वोकल टिक्स भी होते हैं। तो वोकल टिक में हमने सबसे पहले देखा सिंपल टिक जिसके ये सब एग्जांपल है, और फिर हमने देखा कॉम्प्लेक्स टिक जिसके ये सब एग्जांपल हैं। क्लियर है स्टूडेंट? इसमें हमारे सामने दो इंपॉर्टेंट टर्म ये आई है। पहली तो क्या है, इकोलेलिया। इकोलेलिया का मतलब क्या हुआ, सामने वाले व्यक्ति के शब्दों को, रिपीटेशन ऑफ अनदर पर्सन्स वर्ड, वो क्या कहलाता है, इकोलेलिया। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, वर्ड्स को रिपीट करता है तो वो चीज क्या कहलाती है, इकोलेलिया। अगर एक्शन को रिपीट करता है तो वो चीज क्या हो जाती है, वो इकोप्रेक्सिया हो जाती है। जबकि यहां पे क्या होता है, वर्ड्स का रिपीटेशन। ये किस में पाया जाता है, पैरेट में। ये पैरेट क्यों बताया गया, क्योंकि जोधपुर एम्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया क्या, कि पैरेट लाइक रिपीटेशन, पैरेट लाइक रिपीटेशन इज कॉल्ड, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इकोलेलिया। क्लियर स्टूडेंट? और अगर व्यक्ति जो है वो बार बार सोशली इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज करता है, ऐसे वर्ड जो सोशली अप्रूव्ड नहीं होते उनका अगर वो बार बार यूज करता है, तो वो चीज क्या कहलाती है, आपकी कोपोलेलिया। तो ये सब किसके एग्जांपल हो गए, कॉम्प्लेक्स वोकल टिक के। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट हम बात करते हैं मोटार टिक्स की। मोटार टिक्स के कॉमन एग्जांपल देखें तो वो क्या क्या होंगे, आई ब्लिंकिंग। जैसे हम ये कह पा रहे हैं कि वो बार बार आंखों को किस तरह से कर रहा है, इस तरह से। जैसे आपको पता होगा, आपके हमारे कोई ग्रुप सर्किल में होता है जो रहता है ऐसे बार बार आंखों को ऐसे करता रहता है, हम उसको ट्यूबलाइट के नाम से बुलाते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है और वो ऐसा क्या कर रहा है, बार बार कर रहा है। जनरली हम क्या देखते हैं कि आंख में कोई कचरा गिर गया तो हम उस समय जो आंखों क्या करते हैं, बार बार ब्लिंक करते हैं। तो वो तो चलो एक कोज है, बट जनरली ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बार बार रिपीटेडली आईज को क्या कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है। तो वो किस में आएगा, सिंपल मोटार टिक में। नेक्स्ट, शोल्डर स्क्रगिंग। शोल्डर स्क्रगिंग का मतलब कंधे बार बार उचकाना। आपने देखा होगा कि बहुत से जो व्यक्ति होते हैं उनकी आदत होती है जब वो बात करते हैं तो वो बार बार कंधे उचकाकर इस तरह से बात करते हैं। पर वो जनरली वो कंधे कब उचकाएंगे, जब वो बात करते हैं। पर ऐसा आप बार बार जो है रिपीटेडली क्या कर रहे हैं, कोई वो नहीं है, फिर भी आप इस तरह से क्या कर रहे हैं, शोल्डर स्क्रगिंग, तो वो क्या कहलाएगा, सिंपल मोटार टिक। आई ड्रेटिंग मतलब बार बार आंखों को इस तरह से बंद करना। नोज ट्विचिंग, बार बार नाक चढ़ाना, बार बार इस तरह से नाक चढ़ाना। ठीक है, जो लड़कियों में देखा होगा, ये लड़कियों में ज्यादा पाया जाता है कि वो बार बार नाक क्या करती है, नाक चढ़ाना। जिसको अगर जो बार बार नाक चढ़ाती है उसको हम बोलते हैं नक्चढ़ी। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, बार बार उसको नाक को क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। तो ये नेक्स्ट हम देखते हैं कि हेड जर्क। हेड जर्क का मतलब क्या होता है, जर्क का मतलब क्या होता है, हिलाना। बार बार सर को क्या करना, इस तरह से हिलाना, जो किस में आएगा, सिंपल टेक्स्ट में। या फिंगर फ्लैशिंग, वो किस में आता है, आपका सिंपल मोटार टेक्स्ट में। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि जितने भी मूवमेंट है वो सब क्या है, मोटार है। और आप अगर इन पे सब पे गौर करें तो जैसे आई ब्लिंकिंग, केवल जो आईलिड्स की मसल्स है ये काम में आ रही है। ठीक है, शोल्डर स्लगिंग, केवल शोल्डर मसल्स जो है वो काम आ रही है। आई ड्रेटिंग, नोज ट्विचिंग, हेड जर्किंग। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो सिंपल, ये जो आपको, क्योंकि ये एग्जांपल दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे, बताओ ये सिंपल टिक है या कॉम्प्लेक्स टिक है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जितने भी एग्जांपल हैं उसमें स्मॉल ग्रुप या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स या छोटी जो मसल्स है उनका ही काम जो है लिया जा रहा है। तो वो चीज क्या होगी, सिंपल मोटार टिक्स में आएगी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स मोटार टिक्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे सपोज करो कि हम ये कहते हैं फेशियल ग्राइमिसिंग, तरह तरह के मुंह बनाना। केवल फेशियल, जो ग्राइमिस का मतलब चेहरे के हाव भाव, तरह तरह के मुंह बनाना। कभी मुंह बनाना इस तरह से जो है, मुंह टेढ़ा करना। तो ये क्या है, यहाँ पे पूरे फेस की मसल्स जो है वो काम आएगी, मतलब लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स जो है वो क्या आ रही है, काम आ रही है। ठीक है, या बार बार किसी ऑब्जेक्ट को टच करना। जैसे आप कहीं खड़े हो, आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो आप बार बार जाके उसको टच करोगे, फिर वापस आओगे, फिर बार बार जाके आप उसको टच करोगे। अब जनरली आप देख पा रहे हो कि इस काम में जो है वो केवल छोटे से कहीं की मसल्स काम नहीं आ रही, केवल हाथ की मसल्स। क्यों? आप उसके लिए बार बार जा रहे हो, मतलब आपकी पूरी बॉडी की मसल्स जो है वो क्या आ रही है, काम में आ रही है। तो हम ये देखते हैं कॉम्प्लेक्स टिक्स में मल्टीपल मसल्स ग्रुप जो है वो काम में आता है। या होपिंग का मतलब क्या होता है, कूद कर चलना। इस तरह से जो इंडिविजुअल है वो क्या करेगा, इस तरह से कूद कूद के चलेगा, उसको बोलेंगे होपिंग। आर्म फ्लैपिंग,
जो है वो बार बार इस तरह से आर्म जो है उनको फ्लैप कर। अब हम ये देखते हैं आर्म फ्लैपिंग, तो पूरे जो हैंड है उसकी मसल्स जो है वो क्या आ रही है, काम में आ रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेंसिंग मसल्स, बार बार इस तरह से मसल्स को जो है वो टेंस करना, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, टेंसिंग मसल्स ग्रुप। और लास्ट ये क्या है, सेल्फ हार्म में भी कंडीशन ये पाई जा सकती है कि वो व्यक्ति अपने आप को क्या करे, खुद को मारे। जनरली इसमें जो देखा जाता है कि वो खुद को हर्ट करेगा या हार्म करेगा, तो वो किस में आएगा, कॉम्प्लेक्स टिक में। तो स्टूडेंट हमने ये देखा कि जनरली ये देखा कि सिंपल टिक्स, ये मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने ये क्लियर हो गया कि कौन कौन से तो सिंपल वोकल टिक होंगे और कौन कौन से क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स जो है वोकल टिक होंगे। इधर हमने देखा जो है सिंपल मोटार टिक्स और कॉम्प्लेक्स मोटार टिक। सीधा सा ये जो है, जो इजी लैंग्वेज में या इजी लॉजिक में हम इसको इस तरह समझेंगे, जिनमें स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स काम आ रही है वो सिंपल, जिसमें मल्टीपल बहुत सारी मसल्स या लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स काम में आ रही है वो क्या कहलाएगा, आपका कॉम्प्लेक्स टिक। अब स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट बात ये करते हैं कि जनरली हमने ये देखा मोटार टिक्स और यहां इधर हमने देखा वोकल टिक्स। इसमें हम ये देखते हैं कि क्या पाए जाते हैं, मोटार एक्ट्स। और ये मोटार एक्ट्स कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। इधर भी हमने ये देखा कि जो ये मोटार एक्ट इधर क्या होगा, वोकल रिपीटेटिव क्या मिलेगा, वोकल साउंड। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सिंपल और दूसरी चीज क्या, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम ये देखते हैं कि एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मल्टी मोटार टिक्स, यानी कि हम ये मान सकते हैं दो या दो से अधिक जो है वो क्या पाए जाएंगे, मोटार टिक्स, और कम से कम मिनिमम एक तो, और एक क्या पाया जा रहा है, वोकल टिक। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं स्टूडेंट टोर्ट्रे सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, टोर्ट्रे सिंड्रोम, जो कि चाइल्ड साइकेट्रिक डिसऑर्डर में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। अब टोर्ट्रे सिंड्रोम किसको बोलेंगे हम, टोर्ट्रे सिंड्रोम का क्या होगा, हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, क्या, मल्टीपल मोटार टिक्स। कैसे याद रखेंगे, बहुत सारे तो मोटार टिक्स प्लस वन वोकल टिक, बहुत सारे तो मोटार टिक्स और कम एक जो है वो क्या पाया जाएगा, वोकल टिक, तो वो चीज क्या कहलाएगी, टोर्ट्रे सिंड्रोम। क्या कहलाएगी, टोर्ट्रे सिंड्रोम। स्टूडेंट अब जैसे हम यहीं पे बात कर लेते हैं कि क्योंकि जो टोर्ट्रे सिंड्रोम है वो इस तरह इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है। पहली बात तो ये है कि हम ये समझ लिया टोर्ट्रे सिंड्रोम क्या होगा, कि मल्टीपल, सिंपल सी लैंग्वेज है, सिंपल सा जो समझेंगे अपन, बहुत सारे मोटार टिक्स जो हमने देखे, चाहे वो सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, और एक एटलीस्ट वन जो है वो क्या पाया जाए उसमें वोकल टिक, तो वो चीज क्या कहलाएगी, टोर्ट्रे सिंड्रोम। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इसकी ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाती है। स्टूडेंट ये की पॉइंट बना के आप लिखते रहेंगे, टोर्ट्रे सिंड्रोम हो गया ये, और इसकी क्या पूछी जाती है, ड्रग ऑफ चॉइस। और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, हैलोपेरिडोल। आया हुआ क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि बहुत सारे मोटार टिक्स और एक वोकल टिक क्या कहलाता है, और टोर्ट्रे सिंड्रोम की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, हैलोपेरिडोल। क्या होती है, हैलोपेरिडोल। स्टूडेंट नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ये हमने देखा जो फर्स्ट जो मोटार डिसऑर्डर है वो होता है टिक, जो कि दो तरह से होता है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। समझ क्लियर है स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टीरियोटाइपिज्म। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टीरियोटाइप। अब देखो स्टीरियोटाइपिज्म, यहां पे हम ये देखते हैं स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप जो वर्ड होता है इसका मीनिंग ही क्या होता है, रिपीटेटिव। क्लियर स्टूडेंट, स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, रिपीटेटिव। यहां से हम ये देख लेंगे कि इसमें रिपीटेशन तो होगा, चाहे किसी ना किसी कोई ना कोई चीज का क्या हो रहा है, रिपीटेशन। तो स्टीरियोटाइपिज्म में हम ये देखेंगे कि कोई ना कोई चीज क्या हो रही है, रिपीट तो हो रही है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि रिपीट जो स्टीरियोटाइपिज्म है वो उसको क्या कहा जाता है, मैनरिज्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैनरिज्म भी कहा जाता है।
पर यहां पे क्या होता है, मैनरिज्म और स्टीरियोटाइपिज्म में थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस होता है, जो हम थोड़ी देर बाद में अभी क्लियर कर लेंगे। पहले ये देखते हैं जो स्टीरियोटाइपिज्म जो होता है वो क्या होता है। जैसा कि मैंने कहा स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, रिपीटेटिव। तो यहां पे भी देखो क्या हो रहा है, रेगुलर रिपीटेटेड मूवमेंट। स्टीरियोटाइपिज्म में क्या होगा, रेगुलर रिपीटेटेड मूवमेंट होंगे विदाउट सिग्निफिकेंस, विदाउट सिग्निफिकेंस, जिनका बिना मतलब के, यानी कि मैं ये कहूं कि ऐसे एक्शन का बार बार रिपीटेशन जिनका कोई मीन नहीं निकलता, बिना मतलब के किसी एक्शन का बार बार, बिना मतलब के किसी मोटार एक्ट का रिपीटेशन क्या कहलाता है, स्टीरियोटाइपिज्म। स्टूडेंट हमने ये देखा कि टिक्स जो था उसमें भी क्या हो रहा था, जो है रिपीटेशन हो रहा था, मोटार का भी हो रहा था और वोकल का भी हो रहा था। पर ये टिक्स से अलग कैसे, क्या स्टीरियोटाइपिज्म में क्या हो रहा है कि बिना किसी सिग्निफिकेंस के जो है मूवमेंट उनका क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। जैसे हेड बैंगिंग, हेड बैंगिंग का मतलब क्या होता है, सिर दूनना। जैसा आपने देखा होगा कि बॉलीवुड की पिक्चरों में आते हैं वो सूफी टाइप गाने नहीं आते जिसमें वो सिर को इस तरह से वो बार बार करते रहते हैं, तो ये क्या होता है, इस तरह से सिर दूनना। हैंड शेकिंग, बार बार क्या होता है, हाथ मिलाना। जनरली आप किससे मिले, एक बार हाथ मिला लिया चलते हैं, पर आप बार बार ही क्या कर रहे हो, हाथ किससे मिला रहे हो। बार बार बालों में हाथ देना, बार बार बालों में हाथ देना इस तरह से, ठीक है। पैर हिलाना, बैठे हो और आप क्या कर रहे हो, कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हो, पैर हिला रहे हो। तो ये ऐसे मूवमेंट जो है जिनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं निकलता, वो मूवमेंट जो है वो क्या कहलाते हैं, आपके स्टीरियोटाइप डिसऑर्डर या स्टीरियोटाइपिज्म। अब हम ये देखते हैं कि सम ये सिम्टम एंड साइन ऑफ स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर, जिसमें क्या है कि बार बार क्या है, हैंड शेकिंग, बार बार जो है वो बाल खींचना, नेल बाइटिंग और स्किन प्रिकलिंग, बार बार क्या करना, खुद की चुटकी काटना, वहां की स्किन को क्या करना, बार बार निकालना, ठीक है। तो ये सब किसमें आएगा, स्टीरियोटाइपिज्म में। अब स्टूडेंट हम ये समझते हैं कि यहाँ पे हमने ये कहा कि स्टीरियोटाइपिज्म जो है वो मैनरिज्म जो है, इसका दूसरा नाम क्या है, मैनरिज्म। अब हम ये समझ लेते हैं कि जो स्टीरियोटाइपिज्म और मैनरिज्म जो होता है उसमें दोनों में जो होता है वो किस तरह से डिफरेंस होता है। यहां पे हमने कहा स्टीरियोटाइपिज्म, और इधर हम देख लेते हैं मैनरिज्म। इधर हमने देखा मैनरिज्म। अब स्टूडेंट हम इनमें डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। जो स्टीरियोटाइपिज्म होता है इसमें हमने क्या कहा, ये क्या होते हैं, रिपीटेटिव मूवमेंट्स विदाउट सिग्निफिकेंस, विदाउट सिग्निफिकेंस, बिना मतलब के, बिना मतलब के मूवमेंट्स का रिपीटेशन, बिना मतलब के मूवमेंट्स का रिपीटेशन जो है वो क्या कहलाता है, आपका स्टीरियोटाइपिज्म। जबकि हम मैनरिज्म जो है ये भी क्या होते हैं, ये भी रिपीटेटिव मूवमेंट होते हैं, ये भी क्या होते हैं, रिपीटेटिव मूवमेंट्स। बट इनकी खास बात क्या होती है कि ये तो क्या होते हैं विदाउट सिग्निफिकेंस, और ये क्या होते हैं विथ सिग्निफिकेंस, विथ सिग्निफिकेंस। मतलब इनमें जो रिपीटेटिव एक्शन होगा वो क्या होगा, जिनका कोई मतलब निकलता हो, जिनका कोई अर्थ निकलता हो। एग्जाम्पल के जरिए इनको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि आप कहीं बैठे हो, ठीक है, और आपके सामने जो है वो फैन चल रहा है, बहुत तेज जो है उसमें फैन चल रहा है, तो आपके बाल जो है वो बार बार उड़े जा रहे हैं। तो उन बालों को संभालने के लिए आप क्या करोगे, बार बार जो है बालों में हाथ डालोगे। तो इस काम का तो सिग्निफिकेंस हो गया, क्यों, क्योंकि भाई आपके बाल बार बार उड़ रहे हैं, इधर उधर अस्त व्यस्त हो रहे हैं, आंखों में आ रहे हैं, ठीक है, बाल बिगड़ रहे हैं, तो आप उनको संवारने के लिए बार बार इस तरह से कर रहे हो। तो इसका तो क्या हुआ, सिग्निफिकेंस हुआ भाई, क्योंकि आप ये मतलब के लिए कर रहे हो। बट सपोज करो कि वहां पे पंखा है ही नहीं, ठीक है, वहां पे कोई पंखा नहीं है, कोई हवा नहीं आ रही, कोई बाल नहीं बिगड़ रहे, और फिर भी आप बैठे बैठे क्या कर रहे हो, बालों में इस तरह से कर रहे हो। तो बताओ दोनों कामों में जो है डिफरेंस हुआ नहीं हुआ। एक काम तो जो है हम क्या कर रहे हैं, विथ सिग्निफिकेंस कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब निकल रहा है, जबकि एक काम है जिसका कोई विदाउट सिग्निफिकेंस, बिना कोई मतलब के जो है हम क्या कर रहे हैं, उस वो काम कर रहे हैं।
अब जैसे जैसे सपोज करो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे अभी हमने स्टीरियोटाइपिज्म के एग्जांपल देखे, ठीक है, जिसमें हमने ये देखा कि हैंड शेकिंग, बहुत सारे लोग हैं आपसे आगे हाथ मिला रहे हैं, आप बार बार उनसे हाथ मिला रहे हैं, पर वहां पे कोई नहीं है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, इस तरह से जो है वो हैंड्स मूवमेंट आप में पाए जा रहे हैं, तो वो चीज क्या कहलाएगी, आपकी स्टीरियोटाइपिज्म। या हम ये देख लेते हैं जैसे बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, जैसे स्टीरियोटाइपिज्म मूवमेंट होता है कि जैसे इसमें ये भी होता है कि बार बार जीभ निकालना या बार बार इस तरह से करना। जैसे मान लो सपोज करो हम हमारी बात करते हैं कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में, जो है लंबा टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया, तो गला सूखता है, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, सुना होगा आपने। तो जैसे गला सूखता है या जो है प्यास लगती है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर रुक के इस तरह से करते हैं। तो ये मैं करता हूं अगर बार बार क्लास के दौरान तो चलता है, क्यों, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस है भाई मैं काफी लंबे समय से पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं, तो मेरे को प्यास लग रही है, तो इसलिए मैं कर रहा हूं। अब कोई बंदा जो है वो तो कहलाएगा मैनरिज्म। अब कोई बंदा है जो है वो कहीं बोल रहा नहीं है, चुपचाप बैठा है, वो भी बार बार क्या कर रहा है, इस तरह से कर रहा है, तो वो चीज क्या कहलाएगी, आपकी स्टीरियोटाइपिज्म। मेरे कहने का मतलब इतना सा स्टूडेंट्स, अगर आप विदाउट सिग्निफिकेंस कोई जो है मोटार एक्ट रिपीटेटिव पाए जाते हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है, आपकी स्टीरियोटाइपिज्म। जबकि मैनरिज्म में क्या होता है, विद सिग्निफिकेंस जो है वो रिपीटेटिव मूवमेंट होते हैं। इसलिए जो मैनरिज्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं, हैबिचुअल काइंड ऑफ मूवमेंट्स। क्या होते हैं, आदतन जो है हम चीजें करते हैं, और आदतन ये क्या होता है, और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये भी कह सकते हैं हम कि जो मैनरिज्म होता है वो जो नेचर में कैसा होता है, वॉलेंट्री, कि जैसे बाल बिगड़ रहे हैं तो फंगा चल रहा है, तो तब आप वॉलेंट्री चाहो जब करो, नहीं तो मत करो, उड़ने दो बालों को। जबकि हम ये देखते हैं कि जो स्टीरियोटाइपिज्म होता है ये नेचर में कैसा होता है, इनवॉलेंट्री, जिसका आप पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि स्टीरियोटाइपिज्म और ये मैनरिज्म जो होता है इनमें थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है। क्लियर है स्टूडेंट। अब जो है हम नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट मोटार डिस्टरबेंस है वो क्या होता है, देखते हैं। दूसरा है इकोप्रेक्सिया। नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, इकोप्रेक्सिया। इससे रिलेटेड अभी हमने पढ़ा इकोलेलिया। क्या पढ़ा था, इकोलेलिया। तो इसमें ये क्या होता है, या हम ये कहें दूसरों के शब्दों का रिपीटेशन ऑफ अनदर पर्सन्स वर्ड, दूसरों के शब्दों का रिपीटेशन, वो क्या कहलाता है, इकोलेलिया। जबकि यहां पे क्या है, इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ अनदर पर्सन्स एक्शन, रिपीटेशन ऑफ अनदर पर्सन एक्शन। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम ये समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो आपसे कोई कंडीशन देख के क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम ये पूछा जाएगा कि मान लो एक व्यक्ति जो है वो बार बार हाथ को इस तरह से कर रहा है, यूं कर रहा है, फिर यूं कर रहा है, फिर यूं कर रहा है और यूं कर रहा है, ठीक है। अब ये दो कंडीशन हो गई। अगर सामने कोई व्यक्ति खड़ा है वो भी यही एक्शन कर रहा है और वो बार बार जो है वो इस तरह से उसको क्या कर रहा है, उसकी नकल कर रहा है, तो ये तो क्या हो गया, इकोप्रेक्सिया। और सामने कोई नहीं खड़ा और फिर भी वो हाथ का इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, स्टीरियोटाइपिज्म। ठीक है, तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे कि हमेशा इकोप्रेक्सिया कब होगा, जब दूसरों के एक्शन को रिपीट करते हैं, तब जो दूसरों के व्यक्ति के एक्शन को रिपीट करना क्या कहलाता है, इकोप्रेक्सिया। या हम ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन बना हुआ है ऐसे कैसे कि इमिटेशन ऑफ द अदर्स मूवमेंट। इमिटेशन का मतलब क्या होता है, हम ये कहें कि नकल करना। क्या करना, नकल करना। और आपने बचपन में एक कहानी तो सुनी होगी, वो कौन सी, नकलची बंदर। नकलची बंदर। तो जैसा कि हमने ये देखा कि इकोलेलिया में जो है हमने क्या याद रखा था, पैरट लाइक रिपीटेशन। इकोलेलिया में क्या याद रखा था, पैरट लाइक रिपीटेशन। तो ये इकोप्रेक्सिया क्या हो गया कि मंकी लाइक एक्शन, मंकी लाइक रिपीटेशन ऑफ एक्शन ऑफ अनदर पर्सन। तो जाहिर सी बात है हम इतना ये इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि इकोलेलिया में तो क्या याद रखेंगे, पैरट, जबकि इकोप्रेक्सिया में क्या याद रखेंगे, मंकी। क्योंकि जो बंदर होता है वो क्या होता है, जनरली क्या होता है, दूसरों के एक्शन को क्या करता है, रिपीट करता है। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, इकोप्रेक्सिया। तो सिंपल से लैंग्वेज में याद रखें, इकोलेलिया पैरट, इकोप्रेक्सिया मंकी। वर्ड्स को रिपीट करना, दूसरों के को, इकोलेलिया एक्शन को रिपीट करना, इकोप्रेक्सिया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसने जीभ निकाली तो ये भी क्या कर रहा है, ये
इसके एक्शन को या ये इसके एक्शन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो वो चीज क्या कहलाती है आपकी इकोप्रेक्सिया। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट हम आगे देखते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर। नेक्स्ट होता है आपका इकोलेलिया, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि इकोलेलिया क्या बोला हमने, ये देखा कि एक तरह का क्या है, ये कॉम्प्लेक्स क्या है, वोकल टिक है, जिसमें इंडिविजुअल जो होता है वो दूसरों के वर्ड्स को क्या करता है, रिपीट करता है। जैसे कि हमने ये कहा कि मम्मी ने ये पूछा डिड यू ईट ब्रेकफास्ट, क्या तुमने जो है वो नाश्ता किया, और यहां से हम क्या कर रहे हैं, इसी जो है इसी वर्ड को क्या कर रहे हैं, जो मम्मी ने के वर्ड्स हैं उनको ही हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, यू ईट योर ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो यहां पे हमने ये देखा कि जो है क्या कर रहा है, एक व्यक्ति जो हो रहा है जो सामने वाले व्यक्ति के वर्ड्स को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो वो चीज क्या कहलाती है आपकी इकोलेलिया। क्लियर स्टूडेंट? इसके बारे में ये आपके समझ में आ गया, क्योंकि हम जो है इसको पहले भी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। क्या है? वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर है? देखिए फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, लचीला, जो चाहे लचीला जो होता है। आपने देखा होगा जिम्नास्टिक्स जो प्लेयर रहते हैं, या जो बहुत से जो आपने रियलिटी शोज में देखा होगा, बहुत से आते हैं जैसे उनको बोनलेस बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उनके शरीर को कैसे भी मोड़ लो, वो अपने शरीर को किसी भी तरह से क्या कर लेते हैं, मोल्ड कर लेते हैं, या मोड़ लेते हैं, किसी भी डायरेक्शन में क्या कर लेते हैं, घुमा लेते हैं। तो ये कहा जाता है भाई इसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब हम ये देखते हैं कि ये वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो क्या होती है। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी को समझने के लिए हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं, अनयूजुअल बॉडी पोस्चर फॉर प्रोलॉन्ग टाइम। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी को समझने के जो है हम याद रखने के लिए क्या करेंगे, अनयूजुअल, अनयूजुअल का मतलब, अनयूजुअल पोस्चर का मतलब क्या हुआ, जो जनरली हम अज्यूम नहीं कर सकते, एक ऐसा पोस्चर जो जनरली हम ले नहीं सकते लंबे टाइम के लिए। और ऐसा ही अबनॉर्मल पोस्चर जो है इंडिविजुअल क्या करता है, बहुत लंबे समय के लिए, ध्यान रखना स्टूडेंट, प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए एक अबनॉर्मल पोस्चर को एक्वायर करके रखना, उसी पोस्चर में अपने आप को मेंटेन करके रखना, वो चीज क्या कहलाती है आपकी वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी वो कंडीशन है जिसमें एक पर्सन जो होता है वो रिमेन इन अ पोजीशन, एक ही पोजीशन में जो है, जैसे इस पोजीशन में था तो वो इसी पोजीशन में क्या करेगा, रहेगा, एक ही पोजीशन में रहेगा यूजुअली लॉन्ग टाइम। यहां पे ये नहीं है कि इंडिविजुअल जो है वो थोड़ी देर ऐसे खड़ा हुआ फिर सही हो गया, तो ये वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कहलाएगी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि अबनॉर्मल पोस्चर है और वो क्या है, लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो चीज क्या कहलाती है आपकी वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। आफ्टर समवन प्लेस हिम और हर इन ए पोजीशन, जैसे किसी ने आके आपको, जैसे आप खड़े हैं और आपको आके इस तरह से ये हाथ ऊपर और ये हाथ नीचे कर दिया और आप जो है उसी पोजीशन में हो और काफी लंबे समय से खड़े हो, तो ये चीज क्या कहलाएगी आपकी वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है इंडिविजुअल जो है अबनॉर्मल पोस्चर में कि दोनों हाथ इस तरह से है और पैर इस तरह से। अब बताओ ये इस तरह से हम अपने आप को लंबे समय तक रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, क्योंकि देखो थोड़ी देर में ही अपने जो है पैर हिलने लगे, तो ये अब नॉर्मल पोस्चर हुआ और लंबे समय तक हुआ। और देखिए इस तरह से भी हम अगर देखें तो ये इस तरह से भी जो है वो पोस्चर अगर अब नॉर्मल होता है तो वो चीज क्या कहलाती है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। अब इस वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी को समझने के लिए हम एक जो है इसका वीडियो प्रेजेंटेशन देखिए। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है सामने क्लाइंट है, अब इसने क्या करेगा, ये इसको एक पोजीशन में क्या कर देगा, एक्वायर कर देगा। जैसे अब इसने ये पोजीशन दी, ठीक है, ये इसको एक पोजीशन में दे दिया। अब ये जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, इसी पोजीशन में अपने आप को ये इसने क्या कर लिया, मेंटेन कर लिया, मतलब सस्टेन्ड अबनॉर्मल पोजीशन, अपने आप को एक अबनॉर्मल जो है पोजीशन में सस्टेन करे रहना, वो चीज क्या कहलाती है आपकी वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। अभी हमने वीडियो प्रेजेंटेशन में देखा कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को एक अबनॉर्मल पोस्चर में जो है वो दिया जाता है या रखा जाता है, तो वो उसी पोजीशन में क्या रखता है, अपने आप को काफी लंबे समय तक क्या रखता है, मेंटेन रखता है, तो वो चीज क्या कहलाती है आपकी वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट डिसऑर्डर देखते हैं मोटार एक्टिविटी का, वो है हमारे सामने केटाप्लेक्सी। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, तीन जो टर्म है वो आपस में एक जैसी है, जैसे मैं पहले बता देता हूं। एक तो होती है क्या, केटाटोनिया, एक होती है केटाप्लेक्सी और एक होती है केटालैप्सी। अब ये तीनों टर्म जो है वो क्या है, एक जैसी है।
तो इनसे रिलेटेड कंफ्यूजन भी होता है, पर आपको नहीं रहेगा। हम इसको जो है कंफ्यूजन को अभी क्लियर कर लेते हैं कि देखिए यहां पे हम ये देखते हैं कि केटा, अगर केटाटोनिया की बात करें तो केटा का मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब, ठीक है। और टोनिया जो मतलब होता है, इस टोनिया का मतलब क्या होता है, मसल टोन, मसल टोन। तो इन दोनों को हम जोड़ दें तो हम ये बोल सकते हैं कि क्या, आपसे पूछ लिया जाए कि डिस्टर्ब मसल टोन, केटा का मतलब डिस्टर्ब, टोनिया का मतलब मसल टोन, तो ये चीज तो क्या हो गई आपकी केटाटोनिया। सिंपल कि हम दोनों को वर्ड को क्या कर दिया, जोड़ दिया। केटाटोनिया क्या होगा, सिंपल डिस्टर्ब मसल टोन। अब हमारे को डिफरेंशिएट करना है, वो किस में करना है, केटाप्लेक्सी में और केटालेप्सी में। दोनों के आगे केटा शब्द जुड़ा हुआ है, मतलब इसमें मसल टोन डिस्टर्ब तो होती है, ये तो हमारे को कंफर्म पता चल गया कि केटा का मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब। अब हम यहां पे देखते हैं केटाप्लेक्सी। केटाप्लेक्सी क्या होता है, केटाप्लेक्सी इज अ सडन एंड अनकंट्रोल्ड मसल्स वीकनेस और पैरालिसिस। या हम ये कह सकते हैं कि केटाप्लेक्सी जो होता है उसमें क्या होता है, टेम्परेरी, जो हम ये कह सकते हैं कि क्या हो जाता है, मसल्स वीकनेस हो जाती है या पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। और ये पैरालिसिस होता है, क्यों होता है, ये वीकनेस होती है, क्यों होती है, क्योंकि ये ट्रिगर्ड करी जाती है किसके द्वारा, स्ट्रॉन्ग इमोशंस। अगर आप में जो है किसी व्यक्ति में स्ट्रॉन्ग इमोशन, एकदम से सडनली कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो है वो आता है, तो उस वजह से इंडिविजुअल में क्या होती है, टेम्परेरी मसल्स वीकनेस या पैरालिसिस पाया जाता है। उस कंडीशन को हमने क्या कहा, केटाप्लेक्सी। और ये इमोशन जो होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, सच एज एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा कोई खुशी की खबर मिल गई हो और उसकी वजह से उसमें क्या हो गया, टेम्परेरी पैरालिसिस हो गया। जैसे आपने कहा होगा, देखा होगा कि अगर किसी को बहुत ज्यादा खुशी की खबर दी जाती है तो वो एकदम क्या हो जाता है, इस तरह से क्या हो जाता है, बोचक्का हो जाता है। तो वो कुछ टाइम के लिए होता है, पर ये थोड़ा लंबे टाइम तक हो, या साथ साथ उसमें क्या पाया जाए, पैरालिसिस पाया जाए, मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन पाया जाए, तो वो चीज क्या कहलाएगी, केटाप्लेक्सी। जनरली हम ये कहते ही हैं कि किसी ने कहा कि जैसे कोई स्टूडेंट है, उसका रिजल्ट आया और किसी उसको कहा कि यार तेरा रिजल्ट आ गया, तू पास हो गया, तो वो क्या करेगा, ऐसे हैं, और इस तरह से थोड़ी देर तक वो बोचा करेगा, क्योंकि उसको खुद को विश्वास नहीं था कि वो क्या हो सकता है, पास हो सकता है। तो क्या है, सच एज एक्साइटमेंट और लाफ्टर, मतलब बहुत खुशी हुई एकदम से, और उन इमोशंस की वजह से उस इंडिविजुअल में क्या पाया गया, मसल्स वीकनेस और पैरालिसिस पाया जाता है। तो उस कंडीशन को हमने क्या कहा, केटाप्लेक्सी। अब देखिए यहां पे हमने ये देखा कि केटा का मतलब क्या पढ़ा हमने, डिस्टर्ब। अब हम ये देखते हैं केटाप्लेक्सी में क्या होगा, टेम्परेरी, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, इसमें क्या पाई जाएगी, मसल्स वीकनेस या पैरालिसिस पाया जाएगा। किसकी वजह से, कि कोई सडन इमोशन आते हैं उसकी वजह से क्या पाया जाएगा, उसमें मसल्स वीकनेस या पैरालिसिस पाया जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, केटाप्लेक्सी। तो केटाप्लेक्सी को हम ये शॉर्ट में इस तरह से याद रख सकते हैं, केटाप्लेक्सी क्या हो गया, टेम्परेरी मसल वीकनेस और पैरालिसिस, तो उसको हमने क्या बोल दिया, केटाप्लेक्सी। क्लियर स्टूडेंट। अब इसी के साथ में हम ये देखते हैं कि केटाटोनिया हमने समझ लिया, केटाप्लेक्सी समझ लिया। अब हम ये देखते हैं कि केटालेप्सी जो होता है वो क्या होता है। केटालेप्सी क्या होता है कि केटालेप्सी में केटाप्लेक्सी में हमने ये देखा कि केटाप्लेक्सी में क्या होता है, मस्कुलर वीकनेस होती है, क्या होता है, पैरालिसिस होता है। जबकि यहां पे क्या होती है, केटाप्लेक्सी को हम क्या कहेंगे कि इसमें क्या पाई जाती है, मस्कुलर रिजिडिटी एंड फिक्सिटी ऑफ पोस्चर। जनरली हम आप ये केटालेप्सी को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जनरली आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं। जनरली हम ये देखते हैं कि हाथ में क्रैम्प आया, ठीक है, और इस पोस्चर में क्रैम्प आ गया, तो जनरली हम ये देखते हैं कि क्रैम्प आता तब क्या होती है, वहां की मसल्स जो क्या हो गई, रिजिड हो गई। तब आप उस समय आपके जो हैंड है उसको इस तरह से सीधा कर सकते हैं कि नहीं। जब क्रैम्प जिस पोजीशन में आएगा, हैंड जो है वो उसी पोजीशन में रह जाता है। क्यों, क्योंकि क्रैम्प आता है जब वहां की मसल जो होती है वो क्या हो जाती है, रिजिड हो जाती है। तो अगर मस्कुलर रिजिडिटी पाई जाती है तो इंडिविजुअल में फिक्सिटी ऑफ पोस्चर पाया जाता है। क्यों, मसल्स इतनी रिजिड हो जाती है कि इंडिविजुअल जो है वो कुछ टाइम के लिए एक ही पोस्चर में रह जाता है। उसको हमने क्या कहा, केटालेप्सी। केटालेप्सी और वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में यही डिफरेंस होता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि केटालेप्सी और वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी एक ही होती है।
दोनों में होता एक ही बात है, पर यहां पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस हम ये देख लेते हैं कि वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? जनरली अनयूजुअल पोस्चर होते हैं जो कि किसी के द्वारा जनरली एक्वायर नहीं किए जा सकते, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि जो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है? प्रोलॉन्ग टाइम तक होती है। इंडिविजुअल जो है वो अनयूजुअल पोस्चर में रहेगा काफी लंबे समय तक। जबकि कैटालेप्सी में क्या होता है? कैटालेप्सी जो होती है वो क्या होती है? टेम्परेरी होती है। जैसे ये मस्कुलर रिजिडिटी सॉल्व होती है वो फिक्सिटी ऑफ पोस्चर हट जाता है। तो कैटालेप्सी को हमने कहा मस्कुलर रिजिडिटी एंड फिक्सिटी ऑफ पोस्चर। कैटालेप्सी जो होता है उसमें क्या होता है? कंडीशन कैरेक्टराइज है लैक ऑफ रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इंडिविजुअल जो है वो इस पोस्चर में आ गया, मतलब ये क्या हो गया उसका? फिक्स पोस्चर। इसको और डिटेल में समझते हैं। फिक्स पोस्चर तो हो गया, साथ में क्या है? लैक ऑफ रेस्पॉन्स कि ये क्या हो गया? साथ में क्या है इसमें? इनसेंसिबिलिटी। और क्या पाई जा रही है साथ में? इनसेंसिबिलिटी। मतलब ये है कि इसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ में जो कनेक्शन है वो क्या हो गया? कम हो गया। एंड बाय मस्कुलर रिजिडिटी। और जैसे ये हम ये देख रहे हैं ये जो है इसमें क्या पाई जा रही है? मस्कुलर रिजिडिटी। तो उसको हमने क्या कह दिया? कैटालेप्सी। कैटालेप्सी में जो होता है वो क्या होता है कि मतलब कॉन्शियसनेस में अल्टरेशन आता है, जिसकी वजह से वो उसमें क्या पाई जाती है? इंसेंसिबिलिटी पाई जाती है और एक फिक्स पोस्चर पाया जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि क्या हो जाती है उसमें? मस्कुलर रिजिडिटी पाई जाती है। तो उस चीज को हमने क्या कहा? कैटालेप्सी। क्लियर स्टूडेंट? अब देखो हम तीनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैटाटोनिया क्या होता है? कैटा का मतलब डिस्टर्ब, टोनिया का मतलब मसल टोन। सिंपली पूछा जाए डिस्टर्ब मसल टोन जो होती है वो क्या होती है? हम ये कहेंगे कि वो क्या होता है? कैटाटोनिया। आपसे ये पूछा जाए कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस के कारण अगर टेम्परेरी मसल्स वीकनेस पाई जाती है तो वो चीज क्या कहलाती है? वो कहलाती है कैटाप्लेक्सी। ठीक है। और मस्कुलर सीवियर मस्कुलर रिजिडिटी जिसके कारण फिक्सिटी ऑफ पोस्चर पाया जाता है तो वो चीज क्या कहलाती है? आपकी कैटालेप्सी। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट आगे देखते हैं हम नेगेटिज्म। ये तो बहुत सिंपल है। कैसे? कि नेगेटिव का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक। नहीं, इतनी हिंदी नहीं। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? विपरीत। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? विपरीत। या हम अपनी भाषा में बोले तो क्या होता है? उल्टा। यही होता है। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल जो होता है, जो पेशेंट होता है, वो काम कैसे करने लग जाता है? उल्टे काम करने लग जाता है। कैसे? कि वो अनफॉलो द कमांड। क्या करेगा? अनफॉलो द कमांड। या फिर क्या करेगा? अपोजिट एक्शन। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। क्या करेगा? अपोजिट एक्शन। जैसे सपोज करो कि मैं हूं और मैंने किसी व्यक्ति को कहा, जैसे या फिर ऐसे मान ले कोई व्यक्ति है उसने मेरे को कहा कि ये जो है हाथ जो है ऊपर करो। मेरा हाथ यूं था और उसने कहा कि हाथ जो है ऊपर करो। मैंने हाथ ऊपर करने के बजाय क्या कर दिया? नीचे कर दिया। तो मैंने दो काम किए। क्या? कि एक तो जो उसने कमांड दी उसको मानने से मना कर दिया, बोले कह रहा है ये तो ऐसे ही कह रहा है। दूसरा काम क्या किया? जो उसने कहा उसका मैंने क्या किया? उल्टा किया। जैसे उसने कहा, जैसे कोई आपको कहता है कि बैठ, खड़े हो आप, बोले बैठ जाओ। क्या हो जाओ? बैठ जाओ। तो आप क्या बैठोगे? नहीं, आपने उसको कमांड को क्या कर दिया? अनफॉलो कर दिया और आप क्या हो गए? खड़े के खड़े ही रह गए। तो जनरली क्या होता है? नेगेटिव का मतलब क्या है? कि इंडिविजुअल क्या करता है? अनफॉलो द कमांड। सामने वाली कमांड को क्या कर देता है? अनफॉलो कर देता है। साथ ही साथ या फिर वो क्या करता है? इसको हम कैसे याद रखेंगे? अपोजिट एक्शन। कोई व्यक्ति जो है उसको कुछ एक्शन करने के लिए कहा जाता है तो वो क्या करता है? उसका जस्ट उल्टा करता है। बैठ जाओ तो खड़ा हो जाएगा, खड़े होने के लिए कहेंगे तो बैठ जाएगा। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि अपोजिट एक्शन करता है तो उस वो चीज क्या कहलाती है? आपकी नेगेटिज्म। क्लियर स्टूडेंट? तो हमने इस तरह से देखा कि जो मोटार बिहेवियर होता है या मोटार एक्ट होते हैं या मोटार जो एक्टिविटीज होती है उनमें अगर डिस्टर्बेंस होता है तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स या कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आती है। हमने इनको अच्छी तरह समझा है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके लिए हम ये देखते हैं अब जो है हम क्या करते हैं, इस जो हम चीजों ने हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो है हम वो क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं या जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एम्स जोधपुर 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन कि पैरेट लाइक रिपीटेशन। ये क्वेश्चन तो स्टार्ट होने से पहले खत्म हो गया क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह समझा हुआ है। पैरेट किसमें याद रखना है स्टूडेंट? किसमें याद रखना है? इकोलेलिया में। तो पैरेट लाइक रिपीटेशन, तोते की तरह रिपीटेशन, और वो भी किसका? वर्ड्स का। तो ये तो काम इजी हो गया। अगर वर्ड्स का रिपीटेशन होता है तो वो चीज क्या कहलाती है? ये ऑप्शन गलत है, यहां पे होगा इकोलेलिया।
इको ले लिया। क्लियर? तो यहां पे हमारे क्या हो गया, इको ले लिया हो गया। फिर भी सपोज करो किसी समझ में नहीं आया, हम एक जो हमारा तरीका है क्वेश्चन सोल्व करने का वैसे कर लेते हैं। इकोप्रेक्सिया क्या होता है, एक्शन का रिपीटेशन। किसका होगा, एक्शन का। नियोलॉजिज्म क्या होता है, नए शब्द बनाना, नए शब्द बनाना, और नए शब्द ऐसे बनाना जिनका मतलब केवल वो बनाने वाला ही समझ सके। और डिसकैलकुलेट, डिस का मतलब डिस्टर्ब और कैलकुलेट, इनएबिलिटी टू कैलकुलेट, ये एक मैथमेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें इंडिविजुअल जो है वो कैलकुलेट जो है वो नहीं कर पाता, उसको हम कहते हैं डिसकैलकुलिया। तो यहां पे क्या हुआ कि पैरेट लाइक रिपीटेशन, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इको ले लिया। क्लियर स्टूडेंट? एम्स रायपुर 2017 में पूछा गया कि टेम्परेरी लॉस ऑफ मसल टोन, क्या लॉस हो रही है, मसल टोन लॉस हो रही है, और साथ में क्या हो रहा है, वीकनेस पाई जा रही है, मसल वीकनेस हो रही है। प्रेसिपिटेटेड मतलब, प्रेसिपिटेटेड मतलब किसके द्वारा हो रही है, ए वेराइटी ऑफ इमोशनल स्टेट, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आया जिसकी वजह से उसकी मसल टोन जो है टेम्परेरी लॉस हो गई और वीक हो गई, तो वो चीज क्या कहलाएगी। अब ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे मोटार एक्ट जो है वो केवल दो ही है, एक तो कंपल्सन है और एक क्या है, कैटाप्लेक्सी है। तो आप ये कैथारसिस जो होता है वो एक क्या है, साइकोथेरेपी का टाइप है, जबकि कॉन्फबुलेशन जो होता है वो क्या होता है, मेमोरी डिस्टर्बेंस होता है। तो यहाँ पे हम ये देखें, इनमें से देखें तो कंपल्सन तो क्या होता है, एक ही एक्ट को रिपीट करना, पर कब करना, जब ऑब्सेशन आता है तब, मतलब ऑब्सेशन आपके दिमाग में आया, ऑब्सेशन का मतलब होता है एक ही थॉट का बार बार दिमाग में आना। तो एक ही थॉट दिमाग में बार बार आ रही है, उसकी वजह से आप जो है वो एक ही एक्ट को बार बार कर रहे हो, तो वो चीज क्या कहलाती है, कंपल्सन। हमने पढ़ा था कैटाप्लेक्सी जो होता है वो क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस से जो है वो क्या होता है, टेम्परेरी मसल टोन जो है लॉस हो जाती है, या हम कहें वीक हो जाती है, तो वो चीज क्या कहलाती है, कैटाप्लेक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट कीप्स रिपीटिंग द लास्ट फ्यू वर्ड्स ऑफ व्हाट ही हियर द कंडीशन। एक पेशेंट जो है वो रिपीट कर रहा है, किसको, लास्ट फ्यू वर्ड्स, क्या कर रहा है, लास्ट फ्यू वर्ड, जो शब्द उसने लास्ट में सुने उन्हीं को वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो बताओ ये चीज क्या कहलाएगी, आरपीएससी में पूछा गया था, ये चीज कहलाएगी क्या, आपकी इको ले लिया, क्योंकि हमने पहले भी बोला है कि पैरेट लाइक रिपीटेशन, वर्डों का रिपीटेशन स्पोकन बाय अदर, दूसरों के कहे हुए शब्दों को रिपीट करना, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है इकोप्रेक्सिया। अगर एक्शन होता है तो वो चीज क्या कहलाती है, आपकी इकोप्रेक्सिया। तो स्टूडेंट हमने ये देखा कि जो हमने आज के टॉपिक में पढ़ा है डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी। ठीक है, मैं समझता हूं आप लोगों को ये जो है टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए लेके आएंगे डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। धन्यवाद।